ओके स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा ओम्स लॉ की। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। नाउ विल टॉक अबाउट दिस वर्ड ओम्स लॉ। ये लॉ बेटा आप सभी ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि मैं इसकी स्टेटमेंट आपके लिए पहले बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। So Ohm's law is saying that if physical conditions remain same, यानी कि फिजिकल कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे कांस्टेंट आ जाता है R इंटू आई, वेयर R इज ए कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, और इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा। लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दिस वर्ड। सो V अपॉन I इज इक्वल टू R अ कांस्टेंट। यही है ओम्स लॉ। अगर आप ओम्स लॉ को देखो तो ओम्स लॉ को मैथमेटिकली हम ये भी कह सकते हैं, द पोटेंशियल अप्लाइड to the current flowing through a conductor is always constant, which is called Ohm's law। मतलब किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए V और I की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब अगर आप V को बढ़ाओगे तो साइमल्टेनियसली I भी बढ़ेगा। एक बात और आपके लिए यहाँ जानना बहुत जरूरी है, I डिपेंडेंट और V इंडिपेंडेंट है, यानी कि V I पे डिपेंड नहीं करता बल्कि I V पे डिपेंड करता है, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने से या वोल्टेज के होने से करंट होता है। इसका मतलब यानी कि करंट है तो मतलब वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज होगा तो वहां पर करंट होगा। अगर आपने वोल्टेज नहीं लगाया तो करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगा। अगर हम ग्राफ बनाएं, ओम्स लॉ के लिए ग्राफ बनाएं, तो देखो बेटा ये ग्राफ क्या होता है, I वर्सेस V का ग्राफ, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो द ग्राफ बिटवीन I वर्सेस V फॉर ओम्स लॉ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ के बारे में अगर आप ध्यान से सोचो तो बेटा इस ग्राफ में दो मेन पॉइंट हैं। एक, ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, पहला पॉइंट क्या है, मस्ट पासिस थ्रू द ओरिजिन में से जाना चाहिए, और दूसरा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। तो किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए जो ग्राफ है I वर्सेस V वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। ये ग्राफ हमें क्या बताता है, तो ये ग्राफ बहुत सीधी बात बताता है भाई, V बढ़ाओ I बढ़ जाएगा। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट ढूंढूं, आप इस ग्राफ की स्लोप निकालोगे, स्लोप आप यहां से 2 पॉइंट ले लो, स्लोप। और आप सबको शायद ये मालूम है बेटा कि जब हम स्लोप निकालते हैं तो हम बात करते हैं टेंजेंट थीटा की। स्लोप निकालते हैं तो हम बात करते हैं टेंजेंट थीटा की। आप यहां से टेंजेंट थीटा निकालो, ये एक आपका ट्रायंगल हो गया OAB। तो आप देखो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि AB, बेस मतलब OA। परपेंडिकुलर देखो तो I के बराबर, ये OA देखो तो V के बराबर। तो आई कैन से इट इज इक्वल टू I अपॉन I अपॉन V। और यहां से देखो V अपॉन I अगर R के बराबर है तो I अपॉन V 1/R के बराबर होगा, 1/R के बराबर। व्हाट इट मीन, बहुत सिंपल मतलब है कि द स्लोप ऑफ द करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ, यानी कि फॉर ओम्स लॉ जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है दैट विल प्रोवाइड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब अगर थीटा लार्ज है, इफ थीटा इज लार्ज देन R इज स्मॉल। थीटा लार्ज, R छोटा होगा, थीटा स्मॉल, R इज लार्ज, यानी कि R की जो वैल्यू है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द थीटा। और थीटा आपने V एक्सिस के साथ देखना है, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि द एंगल मस्ट बी विद द V एक्सिस। अब सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया बेटा आपके सामने, देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई एक ये ग्राफ मुझे गिवन है V और I के बीच में, V और I के बीच में ग्राफ गिवन है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस A और B के लिए। और क्वेश्चन ये पूछा गया
कि विच ऑफ देम इज बेटर कंडक्टर, ए और बी में बेटर कंडक्टर कौन है। देखो आप लोग सभी ये जानते हो बेटा, कंडक्टर का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी आर वैल्यू लो होती है, विच हैव लो आर वैल्यू, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। इज इट ओके? और इंसुलेटर वो होता है जिसकी आर वैल्यू ज्यादा होती है। इंसुलेटर मतलब आर इज लार्ज। और अभी हमने ये पढ़ा, देखो इस ग्राफ की स्लोप से आप ये पता लगा सकते हो आर छोटा है या बड़ा है, एंगल डिसाइड करता है। आप यहां से देखो, ये एंगल आपका θ1 मान लेता हूं, ये एंगल मान लीजिए θ2। तो आपको इस ग्राफ को देखकर बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। सो आई कैन क्लियरली से हियर कि टेनेंट θ2 की वैल्यू टेनेंट θ1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि आप जानते हो एंगल के बढ़ने से टेनेंट थीटा की वैल्यू बढ़ती है बेटा, टेनेंट थीटा की वैल्यू बढ़ती है एंगल के बढ़ने। तो टेनेंट θ2 ज्यादा है, थीटा ज्यादा है तो r स्मॉल होगा, इसका मतलब r2 की वैल्यू छोटी हो जाएगी। r2 इज लेस देन r1। r2 छोटा हो गया, और r अगर छोटा है तो अच्छा कंडक्टर है, r बड़ा है तो बेटर इंसुलेटर है। तो इन दोनों को अगर आप देखो तो r2 छोटा है, यानी कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है, इस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कम है, तो b इज बेटर कंडक्टर, b इज बेटर कंडक्टर। और अगर कोई पूछे इंसुलेटर बेटर कौन है, तो a इज बेटर इंसुलेटर, a इज बेटर इंसुलेटर। तो ये है बेटा b और a के बारे में, विच वन इज अ बेटर कंडक्टर, विच वन इज अ बेटर इंसुलेटर, बड़े आराम से आप यहां से बता सकोगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओम्स लॉ, दिस VI कैरेक्टरिस्टिक्स, हम सब्सटेंसेस को यानी कि कंडक्टर को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंडक्टर। वन आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, द अदर आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इनकी। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं विच ओबेज द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करे, ओबेज द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करे, यानी कि जिन कंडक्टर का I वर्सेस V ग्राफ ऐसा वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और ओरिजिन में से पास करना चाहिए, तो ऐसे कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जबकि नॉन ओमिक वी डू नॉट ओबे द, या वी डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे वो हो जाएंगे आपके नॉन ओमिक कंडक्टर। मतलब कहने का ये है कि जिन कंडक्टर का IV ग्राफ ऐसा बनाओगे आप, ऐसा ग्राफ बनाओगे या ऐसा ग्राफ बनेगा जिनके लिए, ऐसा ग्राफ का मतलब है कि ओरिजिन में से पास करना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो वो तो है ओमिक कंडक्टर। आमतौर पर जो मेटल्स होते हैं वो ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स। जितने भी सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। अब देखो मैंने एक ग्राफ बनाया आपके लिए, एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ स्ट्रेट तो है लेकिन ऐसे है। देखो ये ओरिजिन से तो पास कर रहा है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, कर्व, तो इसका मतलब ये नॉन ओमिक है। ऐसे एक ग्राफ और बना लो लाइक दिस, ये I वर्सेस V में ग्राफ है, ये ध्यान रखना बेटा सर, I वर्सेस V में ग्राफ। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन में से पास है नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो कंडक्टर है आपका ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो नॉन ओमिक और ओमिक कंडक्टर में फर्क क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, कि ओमिक कंडक्टर वो है जो V/I की रेशियो हमेशा कांस्टेंट देगा। यानी कि इस ग्राफ में देखो आप कहीं भी पॉइंट ले लो, आप I और V यहां ले लो, I और V, अब कोई भी रेशियो निकालोगे ना I/V वो हमेशा सेम आएगी, जबकि इस ग्राफ में ऐसा नहीं है, यहां कुछ हो रहा है कि यहां कुछ हो रहा है। ऐसे ही इसमें देखो, इस पोर्शन में तो नहीं आ रही ना, इस पोर्शन में तो आ ही नहीं रही है वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर की बहुत सिंपल पहचान है, जो कर्व स्ट्रेट लाइन होगा ओमिक, और जो स्ट्रेट नहीं होगा या स्ट्रेट होगा ओरिजिन में से पास ना करे नॉन ओमिक। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसमें एक टेबुलेशन फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, आपको किसी कंडक्टर के लिए I वर्सेस V की एक टेबल दे दी। मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें I और V दे रखा है, ये कहता है I 1 एम्पियर आता है, V जब 2 वोल्ट होता है, 2 एम्पियर आता है जब ये 4 वोल्ट आता है, 3 एम्पियर आता है जब ये 6 वोल्ट आता है। बताओ ये जो कंडक्टर जिसके लिए टेबल बनाया गया, इज इट एन ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर?
तो जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि ये ओमिक है या नॉन ओमिक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आप यहाँ से ना V/I की रेशियो निकाल के देखो बेटा हर बार। 2:1, ये भी 2:1 आएगा, ये भी 2:1 आएगी, ये रेशियो सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है जिसके लिए ये रेशियो दिखाई जा रही है, ये टेबल दिखाई जा रही है, ये आपका एक ओमिक कंडक्टर है। जबकि अगर ये रेशियो सेम ना है तो इसका मतलब ये कंडक्टर आपका ओमिक कंडक्टर नहीं है। सो रिमेंबर इट एवरीवन, ओम्स लॉ कहता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। I वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता। रिमेंबर दिस एवरीवन। सो बेटा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेरिवेशन देखिए, यहां से हम लोग डिराइव करते हैं। आप जानते हो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/IR होता है, यानी कि V/I की जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है। लेट्स डिराइव इट कि भाई ये रेशियो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखो आपने दो रिलेशन डिराइव किया, आप जानते हो I होता है NEAVD, I/NEAVD होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डेरिवेशन आपको पता है E/M/T होता है, M/τ होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो I/NEA इंटू E/M/τ। और आप E को देखो, आप सभी जानते हो E/V/L होता है, V/L। आप E की जगह V/L रख दो। इन टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूं, N एक ही A और एक ये, तो E² हो गया A/τ/M, और E की जगह रख दिया V/L, E की जगह रख दिया V/L। ये रिलेशन आ गया करंट का। हमने V/I निकालना है, यहां से V/I निकालो, I इसका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो V/I, तो ये सारे फैक्टर, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये सारे फैक्टर नीचे आ जाएंगे। तो M/NE²τL/A, V/I इक्वल टू दिस वन। और इस फॉर्मूले को देखो तो ये आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज आपके सामने आ रही है, ये किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। देखो कंडक्टर मैं कहता हूं फिक्स कर दिया मैंने, तो उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स हो गया। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन फिक्स है। जहां तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का सवाल है, ये तो टोटली नेचर ऑफ द कंडक्टर डिसाइड करता है। इसका मतलब अगर मैं कंडक्टर को फिक्स कर देता हूं तो ये सारी की सारी टर्म आपकी जो आई है ये कांस्टेंट हो जाएगा, इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर। और यही है आपका ओम्स लॉ, विच इज द ओम्स लॉ। तो ये है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगर आप इस डेरिवेशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां पर देखो, ये जो रेशियो थी ना V/I इक्वल टू कांस्टेंट, इसी रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं, R। तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म आपको यहां नजर आ रही है, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। तो R इक्वल टू M/NE²/τL/A। तो अब आप जरा इस फॉर्मूले पर गौर करेंगे, इसी फॉर्मूले से अब हम अपनी बात को आगे प्रोसीड करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं बेटा, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अगर देखो रेजिस्टेंस का बहुत मतलब डिक्शनरी मीनिंग भी देखो तो डिक्शनरी मीनिंग रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रुकावट। मतलब रुकावट, वो रुकावट जो एक कंडक्टर प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, चार्ज के फ्लो को। मीन द अपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज टर्म्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो को रोकने वाली ताकत को कहते हैं। और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, तो इफ यू रिमेंबर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उस वक्त हमने बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर एटम या आयन अपनी पोजीशन पर अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं, वही कोलिजन जो है ना वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयंस विच आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस तो बेसिकली जो है कोलिजन को कहते हैं। कौन सा कोलिजन,
जो इलेक्ट्रॉन शो करता है किसके साथ करता है, एटम्स और आयन के साथ शो करता है। कब करता है, जब वो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होता है। बहुत मोटे शब्दों में बोलो तो जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तब ये कोलिजन होता है, और ये कोलिजन जो है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। मतलब रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है, किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का काम क्या है। तो अगर मोटे शब्दों में कोई पूछे कि रेजिस्टेंस करता क्या हमारे सर्किट में, तो आंसर है रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। नाउ द अनदर क्वेश्चन है राजेश कि हाउ द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर। रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हम इसको देखो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर आप चलाओ, इसको अभी रोक कर चलते हैं बेटा, इस पर आऊंगा मैं लौट कर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर आप इसे देखोगे तो अभी आपने पढ़ा कि जो V अपॉन आई है ये ही R है, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। यानी कि मैथमेटिकली रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि किसी भी मेटल का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, किसी भी सब्सटेंस का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा रहे हो उसका करंट से रेशियो देख लो, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है बेटा, ओम। अब आर के बारे में बात करें तो देखो कुछ देर पहले भी मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूं कि जो आर होता है ना, आर ये वी और आई, ठीक है, आर की कैलकुलेशन जो है वी और आई से होती है, लेकिन आर वी और आई पर डिपेंड नहीं करता। आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई, इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई। तो फिर बात ये देखो कैसे इंडिपेंडेंट है। अगर आप V को बढ़ाओगे तो साइमल्टेनियसली करंट बढ़ेगा, जितना भी आप बढ़ाओगे उतना ही I बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी बात है कि R तो किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। फिर ये डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड किस पर करता है, तो यहां से आइए देखिए, R जो है वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर। अगर इन फैक्टर को देखो तो इस पर देखो, पहले तो ये चीज देखो, फिर ये दूसरी चीज देखो, फिर ये तीसरी चीज देखो, तो आपको समझ में आएगा कि जो R है ना वो डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और तीसरी चीज डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। देखो इसमें जो n और टॉ है, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, ये सीधा सीधा नेचर ऑफ द मटेरियल को इंडिकेट करता है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। और जो नेचर ऑफ द मटेरियल होता है इसमें देखो रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, बाद की बात है। तो यहां से अगर देखो तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब बहुत सिंपल है। मान लो मेरे पास दो वायर हैं एक ही मटेरियल का, एक वायर लंबी है एक वायर छोटी है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आंसर है जो लंबी वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लॉन्गर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्टर वायर। इन द सेम वे अगर मान लो आपके दो वायर है बेटा, एक पतली है एक मोटी है, थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितनी वायर की थिकनेस ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस उस वायर का कम होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जहां तक बात सिंबल की है तो रेजिस्टेंस का जो सर्किट सिंबल है बेटा वही है इस तरह का, आप सभी ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है इसे। देखो क्या फर्क है, दो सिंबल में बना रहा हूं आपके सामने, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा जो पहला सिंबल है ना ये फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फिक्स है, जबकि दूसरा सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल वैल्यू को, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक रेजिस्टेंस।